हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन एवं मूल्यांकन, यानी अधिगम का असेसमेंट और मूल्यांकन। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होता है? मापन, जिसको हम कहते हैं मापन। मापन क्या होता है? मापन का सिंपली मतलब होता है किसी भी चीज को जिसको हम नाप रहे हैं कि उसके एट्रीब्यूट को क्वांटिफाई कर देना, मींस उसको कुछ न्यूमरल्स असाइन कर देना अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। जैसे कि मैंने कहा मुझे अपना वेट करना है, तो मैं गया और मैंने जो है वेइंग मशीन पे अपना वेट किया और वेइंग मशीन ने बोला कि आपका वेट 70 kg है। तो वेइंग मशीन ने मुझे कुछ उसका पूरा एक मेथड है, उस तरीके से एक नंबर असाइन कर दिया। तो मेजरमेंट का सिंपली मतलब होता है किसी भी चीज को जिसको आप माप रहे हैं उसको नंबर असाइन कर देना। यानी वेट मेरा 70 kg हो गया। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट असाइन कर देना। किसी भी चीज को, अगर हम किसी कमरे का लंबाई चौड़ाई नाप रहे हैं तो उसको, तो मेजरमेंट का सिंपली मतलब होता है जिस चीज को आप नाप रहे हैं उसको न्यूमरल्स यानी नंबर्स असाइन कर देना, इसी को हम मापन कहते हैं। और ये हमारा जो मेजरमेंट है, हमारे सोशल साइंस में इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि ये एग्जैक्टनेस पे काम करता है। तो इसका मोस्टली यूज हम नेचुरल साइंस में देखते हैं जहां पर इसका यूज होता है। हम बात करते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की। तो अगर हम असेसमेंट किसे कहते हैं? असेसमेंट का सिंपली मतलब होता है कि जो लर्निंग प्रोसेस जो चल रहा है, जो टीचिंग प्रोसेस जो चल रहा है, उसमें बच्चे ने क्या सीखा, बच्चा क्या सीख रहा है, इसको जानना असेसमेंट कहलाता है। बच्चे के एटीट्यूड को जानना, बच्चे के एप्टीट्यूड को पहचान पाना, बच्चे का मोटिवेशन क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, जिसकी बिना पर वो आगे काम करेगा। तो इसी चीजों को हम असेसमेंट यानी आकलन कहते हैं। यानी इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इवेल्युएट अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ हिज करंट फंक्शनिंग और द फ्यूचर फंक्शनिंग। हम उसकी करंट में वो कैसा काम कर रहा है उसकी बिना पर, और वो फ्यूचर में कैसा काम करेगा या करना है, इसी को हम असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट हमारा क्या होता है? ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड है। कैसा होता है ये हमारा? प्रोसेस ओरिएंटेड है। ये जब प्रोसेस चल रहा होता है उसके दौरान होता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ये इनहांस करता है। तो ये कैसा? ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक। निदानात्मक मींस जब टीचर पढ़ा रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों से पूछ रहा है कि हाँ आपने क्या सीखा, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, किस क्या कहां पर दिक्कत आई आपको। तो ये उन रीजंस को पता करता है, प्लस फिर टीचर अपने टीचिंग मेथड्स में, अपने स्टाइल में कुछ चेंजेस लाता है और बच्चे को डायग्नोस करके रिमेडियल टीचिंग देता है। और ये हमारा जो होता है ये एक तरीके का एक फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव होता है। मींस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक बेहतर बनाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चा कैसे सीख रहा है, कितना सीख पाया है, उन चीजों को ये करता है। तो ये हमारा हुआ असेसमेंट। तो यहां तक बात क्लियर हो रही, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन में क्या होता है? सिंपली जजिंग अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। क्या चीज यहां पर आ रही है? जजिंग अ पर्सन, और कोई भी चीज को विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। कि किसी भी चीज को, किसी भी इंडिविजुअल को एक क्राइटेरिया पे रखते हुए जज कर देना। जैसे मैं अगर कहूं, अगर क्लास में सारे बच्चों का वेट, अगर सारे एवरेज बच्चों का वेट जो है अगर मैं निकालूं, अगर मैं कहूं कि 50 kg है बच्चों का वेट और किसी एक बच्चे का वेट 70 kg, तो मैं कहूंगा कि ये बच्चा जो है हैवियर है अदर बच्चों से। अब किसी बच्चे का जो एवरेज वेट है हमारा वो 80 kg आया, तो
अब ये 70 kg वाला क्या हुआ कि ये बच्चा जो है हल्का हुआ एज कंपेयर टू अदर बच्चा। तो ये क्या हो रहा है, यहां पे जैसे जैसे क्राइटेरिया चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा जो जज जो हम कर रहे हैं, जो हम उसको टैग दे रहे हैं, वो टैग जो होता है वो चेंज होता चला जाता है। तो इवेल्युएशन विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरिया। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे अगर मैं इंग्लैंड चला जाऊं, ठीक, तो अगर मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन की अगर मैं किसी गोरे से पूछूं तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं ये तो काला है, ठीक। मैं चला जाऊं अफ्रीका, अगर उनसे पूछूं मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन तो वो कहेंगे ये गोरा है। तो जैसे जैसे क्राइटेरिया चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे इवेल्युएशन में जो हम जज कर रहे हैं वो लेवल जो हो रहा है, जो टैग जो मिल रहा है वो चेंज होता चला जाता है। तो ये था पूरा मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इवेल्युएशन के बारे में कि कौन कौन से टाइप होते हैं इवेल्युएशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन के प्रकार के। तो सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जिसको हम कहते हैं रचनात्मक भी कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन, ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। कहां होता है ये, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं इस बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि भाई मेजरमेंट क्या था, समझ में आया नहीं आया, तो मतलब चीज फिर मैं दोबारा समझाऊं, तो ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। कैसे क्यों होता है ये, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, और बच्चों को चीजें समझाने के लिए होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन समझ आया कि ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। जैसे आपके एक तो क्लास में हो गया, क्लास के दौरान टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछता है बच्चों से कि भाई आज मैंने ये पढ़ाया, आपको मेजरमेंट क्या होता है बताइए, असेसमेंट क्या होता है बताइए, इवैल्यूएशन क्या होता है बताइए। अब आपका कुछ दिनों के बाद उसने टेस्ट ले लिया, जैसे हमारे जो वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में ले लिया। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चे को कहां पर डिफिकल्टी आ रही है, बच्चा कहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो पता लगाना, बच्चे कितने समझ पा रहे हैं। और जब वो पता चल जाए तो फिर टीचर उसी के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड्स में, अपने प्लान्स में, अपनी चीजों में बदलाव लेके आता है कि नहीं, मुझे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो बच्चों को मुझे समझाना है उनको मैं इस तरीके से, अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से मैं उनको समझाऊंगा। तो टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, यहां पर टीचर डायग्नोस करता है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है कि बच्चों के अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो क्यों नहीं आ पा रहा है, फिर उनको रेमेडी देता है। रेमेडियल टीचिंग कहते हैं इसको, जब बच्चों के अकॉर्डिंग फिर वो रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कराता है। तो ये बात समझ में आई फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का। नेक्स्ट हमारा आता है समेटिव इवैल्यूएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन। ये क्या होता है, पिछले वाले का हमारा मकसद था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, बच्चे कहां पर प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनको दूर किया जा सके, वो हमारा एम था। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा एम होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जितना हमें बच्चों को पढ़ाना था, तो बच्चों ने कितना सीखा, हाउ मच द स्टूडेंट हैज लर्न, कि बच्चों ने कितना सीखा, ये आपका बताता है एंड रिजल्ट। क्या बताएगा, एंड रिजल्ट। पिछले फॉर्मेटिव वाले में करेक्शन की गुंजाइश होती है कि हम जो है उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, टीचर दोबारा पढ़ाएगा, समझाएगा बात को, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है मॉडिफिकेशन की। ये क्या होता है, एंड रिजल्ट होता है, जजमेंटल होता है। जैसे कि मैंने बताया वो आपका वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, ये क्या होता है, ये आपका ईयरली एग्जाम्स हो गए, जिनके बाद आपको कोई टैग मिलेगा, फेल हुए, पास हुए, फर्स्ट डिवीजन हुए, डिस्टिंक्शन आई, या कोई सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिले। बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, कोई स्किल्स होते हैं कि आपने ताइक्वांडो किया है, आपने स्विमिंग किया है। तो एंड में जो रिजल्ट होता है, एंड में जिसके बाद, जिस एग्जामिनेशन के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा,
वो क्या होता है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। यहां पे देखा जाता है कि हमें जो बच्चे को सिखाना था, हमने टीचर ने पूरी मेहनत कर ली अपने पार्ट से, अब बच्चे ने कितना सीख पाया, तो ये होता है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। एक और होता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी निदानात्मक। जैसे कि मैंने बताया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जब बच्चा टीचर देखता है कि नहीं इस बच्चे के समझ में नहीं आ पाया, या ये बच्चा जो है ये बच्चा इसके मार्क्स कम आ रहे हैं, ये स्कूल तो आता है लेकिन इसके मार्क्स कम आ रहे हैं, या ये बच्चा स्कूल ही नहीं आता, क्यों नहीं आता, तो उन चीजों को डायग्नोज करना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या हमें अच्छा आपको बुखार आया, अच्छा आपको यह फौरन पूछ के फौरन दवा नहीं दिखता है ना, वो पूछता है बुखार आया, कब से आ रहा है, आपने क्या खाया था, सारी चीजों को वो एक डायग्नोज करता है। फिर ब्लड टेस्ट आपको लिख के देता है, फिर पता चलता है नहीं आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो इस वो पहले डायग्नोज करता है, उसके बाद जो है दवा देता है यानी रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। पहले टीचर डायग्नोज करता है, प्रॉब्लम को पता करता है कि ये बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इस बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, इस बच्चे का ये बच्चा क्लास में रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता है, इसके घर पे कैसा माहौल है, सारी चीजों को पता करते हुए बच्चे के बारे में टीचर एक रिजल्ट निकालता है कि ये एक मतलब ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें दूर करना है। तो ये हुआ हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो यहां तक सारी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं आकलन या इवैल्यूएशन कह लो इसको। सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है, बच्चा खुद अपने टीचिंग अपनी लर्निंग प्रोसेस को सारी चीजों को आकलन करता है कि मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीजों को करना है। तो यहां पे बच्चा खुद अपने चीजों का आकलन करता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे किस चीजों पे कितना फोकस करना है, तो वो इन चीजों का अपना आकलन करता हुआ चलता है। ऐसे एक होता है पीयर इवैल्यूएशन, पीयर इवैल्यूएशन या असेसमेंट। इसमें पीयर दोस्तों के जरिए दोस्त बताते हैं कि आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, जब ग्रुप स्टडीज हो रही होती है तो कहते हैं नहीं आप इन चीजों को देखो, आप इसमें वीक हो, इसमें चीजों को, तो पीयर इवैल्यूएशन इसको हम कहते हैं। पीयर असेसमेंट दोस्तों के जरिए होता है। 3 टर्म आती हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। 3 चीजें हैं यहां पर। पहले हम बात करेंगे फॉर की, असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहां पर गौर कीजिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, आकलन आपका पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, हम कहां पर हैं, अधिगम के लिए असेसमेंट हो रहा है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है आपका, आपको यहां पर पढ़ाया जाना है अभी। और तो ये क्या हुआ, फॉर्मेटिव असेसमेंट। चीज यहां पर क्लियर हुई, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का, ये था अधिगम के लिए, यह अधिगम का आकलन, यानी आपने कितना पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया हमारा किस में आता है, समेटिव यानी योगात्मक में। ठीक, ये बात क्लियर हुई। थर्ड हमारा आता है एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो जो हमने अभी यहां पर सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग। एक और आता है पीयर, पीयर असेसमेंट। तो इसको हम कह देते हैं असेसमेंट एट लर्निंग। ये स्पेशली 2 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको एज इट इज याद करना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर से याद रखिए फॉर्मेटिव, ऑफ से समेटिव, एज से स्वयं आकलन होता है। चीज यहां पर समझ में आई सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा आता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहां पे दो वर्ड हैं जिनको आपको नोट करना है, सतत और व्यापक। इनसे आप क्या समझते हैं? सतत का मतलब कंटिन्यूअस। इवैल्यूएशन को, असेसमेंट को हमें एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाना है। जैसे हमारा लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वैसे ही हमारा इवैल्यूएशन भी, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। पहले होता क्या था, पहले हमारे कुछ टेस्ट हुए, सेशनल्स एग्जाम हुए, उसके बाद हमारे ईयरली एग्जाम हो गए, बस खत्म चीजें। लेकिन अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया है, चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई, अब एग्जाम्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। आपको 2 से 3 मिड सेम, एंड सेम, बीच में सेशनल टेस्ट, बहुत सारे आपका चीजें। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स को इंक्लूड कर, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस बना दिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत कर दिया है कि आप बच्चे का जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कि एक साथ बहुत ज्यादा बच्चे का चीजों का इवैल्यूएशन नहीं करना है, छोटे छोटे पार्ट बना दो और बच्चों का कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन करते चलो। सतत हो गया। व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक, बच्चे के सारे एस्पेक्ट का आपको इवैल्यूएशन करना है। अब सारे एस्पेक्ट में दो चीजें आएंगी आपकी, एक आएगा आपका स्कॉलास्टिक, स्कॉलास्टिक कहते हैं एकेडमिक को, यानी इट इज रिलेटेड टू हमारे जो पढ़ना लिखना करना सबका सब कुछ जो होता है। दूसरा हमारा आता है नॉन स्कॉलास्टिक, यानी नॉन एकेडमिक कह लो। इसमें हमारी चीजें आएंगी कि हमारे क्लास में मार्क्स कैसे आ रहे हैं, चीजें किस तरीके से, हम जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी एकेडमिक चीजें आएंगी। नॉन एकेडमिक में हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हो सकता है कोई बच्चा यहां पर अच्छा ना हो लेकिन यहां पर अच्छा हो। हमें जो है विराट कोहली, नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट्स कैसे मिलेंगे? एकेडमिक्स में तो ये अच्छे नहीं थे लेकिन नॉन एकेडमिक में ये बहुत अच्छे थे। तो बच्चे का जो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव जो टर्म आई थी, यानी बच्चे का जो इवैल्यूएशन हो वो एक तरीके से होलिस्टिक, इन चीजों को मिला के एकदम होलिस्टिक इवैल्यूएशन होना चाहिए। बच्चे का सर्वांगीण, जैसे हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो सर्वांगीण विकास के लिए हमें होलिस्टिक इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात समझ में आई। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में स्कॉलास्टिक और नॉन स्कॉलास्टिक भी चीजों का इवैल्यूएशन होता है। इसी में एक और चीज आई, SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अब ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है? ये रिलेटेड होता है हमारे स्कूल से और टीचर से। ये सिंपली जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं, वो हमारा स्टेट, हमारा बोर्ड डील करता है, लेकिन स्कूल बेस्ड असेसमेंट में खुद स्कूल और टीचर ही मिलकर सारे उसकी प्लानिंग करते हैं, बच्चों को इवेल्युएट करते हैं। तो ये हमारा हुआ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया होलिस्टिक असेसमेंट के बारे में, होलिस्टिक असेसमेंट की हम अब तक बात करते थे, लेकिन जो अब हमारी NEP 2020 जो आई है उसमें हम बात करते हैं 360 असेसमेंट। तो 360 असेसमेंट और होलिस्टिक असेसमेंट में क्या डिफरेंस हुआ? यहां पर भी हम स्कॉलास्टिक और नॉन स्कॉलास्टिक दोनों चीजें देख रहे हैं, मतलब सर्वांगीण सब कुछ तो हमने इसमें देख लिया। तो ये 360 असेसमेंट का क्या मतलब हुआ? 360 असेसमेंट का मतलब हुआ सिंपली कि यहां पर जो एसेस करने वाला है वो यहां पर टीचर है, आपके स्कूल के लोग हैं। होलिस्टिक असेसमेंट में वो आपको ग्राउंड में, वो आपको लैब में, वो आपको क्लासरूम में असेस कर रहे हैं। लेकिन 360 असेसमेंट का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ जो आपको असेसर हैं, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वर हैं वो बढ़ा दिए गए। अब आपको सिर्फ आपके टीचर ही स्कूल में असेस नहीं करेंगे, आकलन नहीं करेंगे, आप घर पर आपके पेरेंट्स करेंगे, आपके मोहल्ले में आपके नेबर्स करेंगे, सोसाइटी आपको जो है आकलन करेगी। तो ये 360 असेसमेंट की बात की कि नंबर ऑफ जो आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं उनको बढ़ा दिया गया है। यहां पे सिर्फ टीचर ही असेस करता था, लेकिन 360 असेसमेंट में जितने भी ऑब्जर्वर हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वर होते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में पेरेंट्स हुए, सोसाइटी में लोग हुए, रिश्तेदार हुए, वो सब आपको असेस करेंगे। तो ये हुआ हमारा 360 असेसमेंट। एक हमारा एक और आता है NRT, नॉन रेफरेंस
टेस्ट या इवेल्युएशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या इवेल्युएशन। दूसरा हमारा आता है CRT, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसमें नॉर्म्स रेफरेंस में हुआ हमारा मानक संदर्भित आकलन, ये हुआ हमारा। क्राइटेरियन में हुआ हमारा मानदंड संदर्भित। ये दोनों होते क्या है, CRT और NRT। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट CRT, पहले समझते हैं CRT को, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। एक क्राइटेरिया बना देना कि अगर इससे ऊपर हुए तो आप पास कहलाओगे, इससे नीचे हुए तो आप फेल कहलाओगे। ये हुआ हमारा CRT, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या मानदंड। जैसे हमारा CTET का एग्जाम है, आपको 90 आ जाए आपके, या 90 प्लस 90 जो है आपका, 90 जो है आपका, वो एक क्राइटेरिया है कि इससे ऊपर या इसके बराबर अगर आपके मार्क्स आ गए तो आप कहलाएंगे पास, आप कहलाएंगे क्वालिफाइड। क्या कहलाएंगे? इससे नीचे अगर आपके हुए 89 हुए आपके तो आप नॉन क्वालिफाइड। तो ये हुआ हमारा CRT। ऐसे ही हमारा होता है NRT, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म्स बहुत तरीके के होते हैं हमारे, परसेंटाइल नॉर्म्स हुए, एज ग्रेड, इनको बस सिंपली इतना समझ लो, सिंपल भाषा में 100 बच्चों ने कोई टेस्ट दिया किसी जॉब के लिए, कोई जैसे हमारा जॉब के लिए जो होता है 100 बच्चों ने दिया, लेकिन वैकेंसीज 5 हैं, तो ऊपर के जो 5 होंगे वो ले लिए जाएंगे। तो उन्होंने एक परसेंटाइल नॉर्म्स बना लिया, तो ऊपर के 5 वैकेंसी है तो ऊपर के 5 ले लिए गए। तो ये किस तरीके का टेस्ट हुआ? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। यहां पर बात आई। ऐसे हमारा होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या होता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जो हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनकी हम चेक करते हैं रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, जिनको अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक अच्छे टेस्ट की क्या क्या खासियत, एक अच्छे इवैल्यूएशन की क्या क्या खासियत होती है, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन के एक अच्छे इवैल्यूएशन की या एक अच्छे टेस्ट की क्या खासियत होती है। तो सबसे पहली जो खासियत है वो एक टेस्ट के अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है? सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो क्या, अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, यानी वो वही चीज मेजर कर रहा है जिसको वो मेजर करने की अपेक्षा की जा रही है। जैसे मैंने किसी बच्चे को इंटेलिजेंस, मुझे किसी बच्चे का मेजर करना है, तो मैंने कोई इंटेलिजेंस का उसको टेस्ट दे दिया, तो क्या वो टेस्ट इंटेलिजेंस को ही मेजर कर रहा है? क्या वो, अगर मैं किसी को किसी बच्चे का मुझे स्टडी हैबिट करना है, पता करना है, तो क्या वो टेस्ट मेरा, वो इवैल्यूएशन स्टडी हैबिट को ही मेजर कर रहा है? जैसे सपोज दैट अगर मुझे किसी बच्चे का मैथमेटिकल एबिलिटी को चेक करना है, तो मुझे उसको जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में करना है। एक तो तरीका यह है कि मैंने उसको बोला कि इसको जोड़ के दिखाओ, ठीक, कोई अगर फर्स्ट और सेकंड क्लास का बच्चा है तो मैंने उसको बोला ये जोड़ के दिखाओ, या फिर मैंने कुछ टेक्स्ट में लिख दिया कि इतने सिलेंडर हैं, सिलेंडर ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, प्लस इतने और आ गए। एक टेक्स्ट में मैंने लिख दिया जिसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ हो गई, तो क्या ये टेस्ट जो हुआ मेरा वैलिड हुआ? क्या वो कहीं मैथमेटिकल एबिलिटी से वो कहीं लैंग्वेज को चेक करने पे तो नहीं पहुंच गया बच्चे के? तो वो टेस्ट क्या वैलिड नहीं कहलाएगा। तो हम वैलिडिटी कहते हैं अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, यानी वो वही चीज मेजर कर रहा है जिसको उससे मेजर करने की अपेक्षा की जाती है। समझ में? यहां पे जुगाड़ वाला कोई चीज नहीं चलती है कि नहीं इससे ये भी काम ले लिया, ये भी काम ले, नहीं, जिस चीज का जो काम है वो उसी से वो काम लिया जाएगा। यानी वैलिडिटी जिस चीज, जो वो टेस्ट टीचर मेजर करना चाहता है उसी चीज को मेजर कर रहा है, तो वो टेस्ट क्या कहलाएगा? जो है वैलिड टेस्ट कहलाएगा। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हमारी आई रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। अ टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, यानी
अगर वो किसी चीज को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंटली लगातार उसको मेजर कर रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, वो रिलायबल कहलाएगा। सपोज अगर मैं किसी वेइंग मशीन पे अपना वेट कर रहा हूं, तो पहले उस मशीन ने मेरा वेट 68 बताया, फिर 70 बताया, फिर 73 बता दिया, फिर 65 बता दिया। तो क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है कि ये मेरा जो टूल है या जो जिससे मैं अपना वेट माप रहा हूं, क्या वो कंसिस्टेंट है? नहीं है ना, क्योंकि वो हर बार रिजल्ट अलग दे रहा है। तो हम कहेंगे ये रिलायबल नहीं है। मैंने कोई बच्चे का मैथमेटिकल एबिलिटी मापने के लिए कोई टेस्ट दिया, कुछ क्वेश्चंस दिए, पहली बार में बच्चे के 50 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, दूसरी बार में उसके 98 मार्क्स आए, तीसरी बार में उसके 40 आए, तो ये कंसिस्टेंटली मेजर नहीं कर रहा है जो चीज हमें मापना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट रिलायबल नहीं है। रिलायबल होने के लिए अ टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। मैंने किसी वेइंग मशीन पे अपना वेट किया, उसने 70 बताया, नेक्स्ट बार भी 70 बताया, नेक्स्ट बार भी 70 बताया, तब हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंटली मेजर कर रहा है और ये रिलायबल है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। अब ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी इसमें दो तरीके की होती है। एक तो होगी आइटम से रिलेटेड, आइटम मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड स्टेटमेंट, और एक होगी हमारी स्कोर से रिलेटेड। अब आइटम से रिलेटेड वस्तुनिष्ठता क्या होगी? जो स्टूडेंट है जिसका एग्जाम हो रहा है, आपने बहुत बार सुना होगा जब आप पेपर दे, आप इसमें रहे होंगे 12th में, 8th में, 9th में या ग्रेजुएशन में भी, तो जब आपके फ्रेंड्स के बीच जब चर्चा होती है तो वो कहते हैं अरे ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था, मैं तो ये समझा कि ये पूछ रहा है। तो आइटम की ऑब्जेक्टिविटी यानी जो भी बच्चा उस आइटम को पढ़े उससे एक जैसा ही मतलब निकाले, उसके अलग अलग मतलब ना निकलते हों, तो ये हुआ हमारा आइटम ऑब्जेक्टिविटी। यानी जितने भी बच्चे पढ़ें उसको सिर्फ एक ही मतलब उसका निकलता हो। और स्कोर से रिलेटेड जो भी उसको इवेल्युएट करे, जो कोई भी उसको इवेल्युएट करे सेम मार्क्स असाइन करे। मींस अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर का है तो हर कोई 5 में ही देखे उसको, ऐसा नहीं किसी ने 2 में देख लिया, किसी ने 5 में देख लिया। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ आइटम और इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग। तो ये बात क्लियर हुई हमारी। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी यानी व्यवहारिकता। यानी जो हम इवैल्यूएशन जो हम ले रहे हैं, जो कोई टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो व्यवहारिक है? उसमें टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा। जैसे हमने अभी टेस्ट दिया और 3, 4, 5 घंटे का वो इवैल्यूएशन चला हमारा। हम देखते हैं ना कि हम बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा इस तरीके का इवैल्यूएशन देते हैं। क्या उसकी जो हमने इवैल्यूएशन जो टेस्ट बनाया उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है कि पता चला इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा आ गई? तो हम देखते हैं क्या वो प्रैक्टिकेबल है या नहीं, व्यवहारिक है कि नहीं। तो ये हमारी अच्छे इवैल्यूएशन की मैंने कुछ खासियत ले ली है यहाँ पे, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। आइए हम बात करते हैं अब कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स की। अब हम बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन की, कौन कौन सी वो टेक्निक्स है जिनके जरिए हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इंटरव्यू। हम बच्चे का इंटरव्यू कर सकते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे हमारे इंटरव्यू 3 तरीके के होते हैं मेनली। एक होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, सारी चीजें पहले से डिसाइडेड होती हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, किस सीरीज में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो ये हमारा हुआ स्ट्रक्चर्ड। दूसरा हमारा होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड, जिसमें कोई चीज स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जो इंटरव्यूअर होंगे वो वही आपसे पूछेंगे, कई चीजें पूछेंगे और उसी में से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड। थर्ड हमारा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। इसमें कुछ चीजें तो डिसाइडेड होती हैं कि कौन से इंडिविजुअल से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस क्वेश्चंस चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। यानी
बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। टीचर जो है बच्चे को ऑब्जर्व कर सकता है, प्लेग्राउंड में, लैब में, क्लास में, उसके घर पे अब पेरेंट्स से पूछ सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी हमारा दो तरीके का होता है, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट जो टीचर है, जो ऑब्जर्वर है, वो उस प्लेग्राउंड में अगर बच्चे की चीजों को ऑब्जर्व करना है उसको, तो वो किसी टीम में शामिल हो गया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और वो उसमें ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को। नॉन पार्टिसिपेंट वो कहीं अपने आप को जो है दूर बैठा हुआ है और ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये हमारा पार्टिसिपेंट हुआ और नॉन पार्टिसिपेंट हुआ। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होता है, बच्चा जब क्यूमुलेटिव, जैसे हमने कहा ना क्यूमुलेटिव, आपने पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो जब बच्चा किसी स्कूल में दाखिल होता है, एडमिशन लेता है, उससे तभी से वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनना उसका स्टार्ट हो जाता है। और जितनी भी चीजें होती हैं उसमें सारी चीजें उसके एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, स्कॉलस्टिक, नॉन स्कॉलस्टिक, कोई भी सारी चीजें उसमें ऐड होती चली जाती हैं। तो बच्चे का उसी रिकॉर्ड के बेसिस पर हम बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हैं कि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री, मतलब पूरा चीजें क्या रही हैं। इसमें एक और आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल, एनेक्डोटल क्या होता है? इसमें सिर्फ, इसमें तो पूरी चीजें, सारी की सारी चीजें बच्चे की नोट की जाती हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर बच्चे का, क्या चीज? स्पेसिफिक बिहेवियर, बच्चे की कुछ चीजें नोट की जाती हैं। कुछ घटनाएं अगर इस तरीके से हो गई कि मान लो बच्चों ने मिलके किसी की मदद कर दी, बच्चे ने, बच्चा बहुत कोऑपरेटिव है, दूसरों की मदद करता है, तो इस तरीके के कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर बच्चों के इसमें नोट किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट, इसका मतलब सिंपली ये है, जैसे हम बाजार से कुछ सामान लेके आए, तो क्या बाजार वाले ने पूरा सामान दिया, हम अपनी लिस्ट में चेक करते हैं, अच्छा हाँ ये दाल भी है, ये साबुन भी लेके आए हैं, ये टूथपेस्ट भी लेके आए, ये भी लेके आए, ये भी लेके आए। तो इसी तरीके से चेकलिस्ट होती है। तो बच्चे के अंदर देखा जाता है, क्या बच्चे के अंदर ऑनेस्टी है, बच्चे के अंदर ब्रदरहुड है, बहुत सारी चीजें जिसमें हम सिर्फ यस और नो में बच्चे को इवेल्युएट करते हैं। ऐसे ही होता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में क्या होता है? इसमें होता है कि हाँ ऑनेस्टी है, यस और नो, यस और नो में। अब इसमें होता है ऑनेस्टी अगर है तो कितनी है, ऑनेस्टी अगर है तो इसमें हमने जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एक स्केल बना देते हैं हम कि ऑनेस्टी, कोई बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है तो हमने उसको 7 मार्क्स दे दिया, कोई कम ऑनेस्ट है तो हमने 4 दे दिया। तो इस तरीके से हम जो है रेटिंग स्केल की बात करते हैं। एक हमारा होता है रूब्रिक्स, ये भी एक इवेल्युएशन टूल है। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिविटी में बात की थी स्कोरर में कि जो भी उसको इवेल्युएट करे उसको वो सेम मार्क्स में इवेल्युएट करे। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सब 5 मार्क्स के ही गए, 1 मार्क का है कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वो 1 मार्क ही सबको मिलेगा। लेकिन रूब्रिक्स जैसे अब ऐसे टाइप क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है तो कोई टीचर उसको हो सकता है 5 मार्क्स दे दे, कोई हो सकता है 8 मार्क्स दे दे, कोई हो सकता है 7 मार्क्स देते हैं। तो रूब्रिक्स में क्या होता है, किस तरीके से हमें इवेल्युएट करना है बच्चे को वो हम डिसाइड करते हैं। सपोज दैट कोई हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, हमने कहा कि बच्चों ताजमहल पर या किसी टॉपिक पे ऐसे लिख कर लाओ, किसी टॉपिक पर ऐसे लिख के लाओ। हमने रूब्रिक्स बना लिया है, रूब्रिक्स में हमने हमारा सपोज दैट 10 नंबर का हम जो है ऐसे हमें इवेल्युएट करना है इन 10 नंबर में। तो अब हमने कुछ क्राइटेरिया बना लिए हैं कि टॉपिक का हम 1 नंबर देंगे, ठीक, हम जो है राइटिंग का 1 नंबर देंगे, हम प्रेजेंटिंग स्टाइल का 1 नंबर देंगे। तो हमने कुछ नंबर्स बता, इससे क्या होता है बाइजनेस कम हो जाती है। यस, बाइजनेस नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे सब्जेक्टिविटी कम हो जाती है। सब्जेक्टिविटी हमने बात की थी ऑब्जेक्टिविटी की, अब हम बात करें सब्जेक्टिविटी कम हो जाती है हमारे ऐसे टाइप आंसर्स में। तो ये बात क्लियर हुई रूब्रिक्स की। ठीक, और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? पोर्टफोलियो होता है हमारा, पोर्टफोलियो,
पोर्टफोलियो, जिस तरीके से हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, इसी तरीके से हमारा एक पोर्टफोलियो फाइल बनती है। उसमें जब बच्चा एडमिशन लेता है तब उसी से सारी चीजें उसमें उसकी रिकॉर्ड होती है, एज इट इज उसका डेमोग्राफिक भी, कि वो कहां से है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है। और जैसे जैसे वो क्लास में आगे बढ़ता चला जाता है, वो फाइल भी नेक्स्ट क्लास में बढ़ती चली जाती है। एक और चीज होती है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री सोशियोमेट्री क्या होती है? ये सोशियोमेट्री होती है बच्चे के, हमारे जो है उसके रिलेशंस जानने के लिए, कि वो किस तरीके से क्लास में उसके रिलेशंस बनते हैं। सपोज दैट सोशियोमेट्री की अगर हम बात करें, अगर हम बच्चे से कहें कि कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम बच्चों से क्लास में कि आप जो है अगर टूर पे जा रहे हो तो आपका ग्रुप लीडर कौन होना चाहिए, तो बच्चे ने किसी एक बच्चे का नाम दे दिया, बहुत सारे बच्चों ने अगर उसका नाम दे दिया तो हम कहते हैं ये क्लास का स्टार हो गया। ठीक, अगर हम कहें बच्चों आप किसके साथ बैठ के पढ़ना चाहोगे, तो कोई बच्चा ए है और कोई बच्चा बी है, तो ए ने बी का नाम दिया, बी ने ए का नाम दिया, तो इनको हम कहते हैं क्लिक्स। क्या कहते हैं? क्लिक्स। कुछ बच्चे हैं जिनका नाम किसी ने नहीं दिया ना, तो हम उनको कहते हैं आइसोलेट। जो इस तरीके से हमारा ये चीजें जो बनती हैं, इसी को हम कहते हैं सोशियोग्राम। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये सोशियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइए। तो ये था पूरा हमारा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।